क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में आ जाए। 6 से 10। आपको याद होगा DI2 पिछली क्लास में स्टार्ट किए थे। अब इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। DI2 में कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी कर रहे थे हम लोग। आपको याद होगा उसमें बताया गया था कि यदि एक्सपेंडिचर पता हो तो इनकम और प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और यदि इनकम पता है तो प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया था आपको कि यदि प्रॉफिट पता है तो वैसी अवस्था में एक्सपेंडिचर और इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब इसमें जो DI2 में जो इन्फॉर्मेशन है उसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ में जो भी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप उसको फटाफट क्या करें, आप नोट डाउन कर लीजिए। चूँकि अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो 2002 से लेकर 2007 तक कंपनी ए और कंपनी बी का जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो दिया हुआ है 2002 से 2007 तक का। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। 2002 से लेकर के 2007 तक इन दोनों कंपनियों को जो प्रतिशत फ़ायदा हुआ है वो फटाफट क्या करें, नोट डाउन कर लें। आप देख रहे हैं इस लाइन ग्राफ में कंपनी ए को जो 2002 में फ़ायदा हुआ है वो है कितना, 60%। तो ए वाले केस में जो रीडिंग है उसको देखें तो आप पाते हैं 60, 65, 55, 60, 65 और 55, ये सारा फिगर परसेंटेज में है। उसके बाद रीडिंग पाते हैं 60, 70 और 40। उसके बाद रीडिंग मिला 60%, 70% और 40%। कंपनी ए के केस में ये रीडिंग देखें आप 2002 से लेकर 2007 तक 40, 50, 60, 50, 40, 50, 60 और फिर उसके बाद 50, उसके बाद 60 और 65%, 60 और 65%। ध्यान रहे ये परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है कंपनी ए और बी का। क्या दिया हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट, एब्सोल्यूट प्रॉफिट नहीं, प्रतिशत मुनाफा जो है कंपनी ए और बी का दिए गए वर्षों में वो दिया हुआ है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 में जो आसान प्रश्न है पहले उसी को बना लेते हैं। इसमें आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तो बेहतर होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए पहले। 10वां प्रश्न देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रश्न है आपसे, कंपनी ए और बी का 2006 में एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 7:8 है। 2006 में कंपनी ए और बी का एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है कितना, 7:8 है। तो बताना है क्या है, इनकम का रेशियो क्या होगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो ऐसा है 7:8 है, बताना क्या है, इनकम का रेशियो क्या होगा। ये ध्यान रहे ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 10 इसलिए स्टार्ट करें कि ज़्यादा आसान है समझाना। ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है और आपको इनकम का रेशियो बताना है। 2006 में कंपनी ए का जो प्रतिशत फ़ायदा हुआ है वो है 70%, और 2006 में कंपनी बी को जो प्रतिशत फ़ायदा हुआ है वो है 60%। हमें बताना है इनकम का रेशियो। याद है पिछली क्लास में बताया गया है कि एक्सपेंडिचर पता हो, प्रतिशत फ़ायदा पता हो तो हम इनकम बता सकते हैं। बताया गया पिछली क्लास में एक्सपेंडिचर पता हो, प्रतिशत फ़ायदा पता हो तो हम इनकम बता सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप इसे ही एक्सपेंडिचर मान लें, आप भूल जाइए कि ये रेशियो है, आप इसी को एक्सपेंडिचर मान लीजिए कि ए का एक्सपेंडिचर है 7 रुपीज़ और बी का एक्सपेंडिचर है 8 रुपीज़, और फ़ायदा कितना हुआ है 70% का। इनकम कितना होगा,
जब 70% का फायदा होता है तो इनकम कितना होता है, जो भी एक्सपेंडिचर है उसका 170%। इनकम के अंदर क्या है, एक्सपेंडिचर का 100% है प्लस प्रॉफिट वाला 70% है, तो इनकम के अंदर कुल मिला के एक्सपेंडिचर का 170% है। समझ रहे हैं ना, इनकम होता है क्या है, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट, यही तो इनकम होता है। तो इसके अंदर इनकम कितना होगा कंपनी ए का, एक्सपेंडिचर का 100% प्लस ये प्रॉफिट वाला पार्ट, तो 100% और 70% जोड़ देंगे तो 170%। तो आप सीधा कह सकते हैं कि कंपनी ए का जो इनकम होगा वो 7 का मतलब गुना 170% इतना होगा। क्या ये कंपनी ए का इनकम होगा इतना, कब, जब हम 7 रुपीज़ एक्सपेंडिचर मान लिए तब। कंपनी बी का इनकम कितना होगा, तो 8 का 160%। कंपनी बी का इनकम कितना होगा, तो 8 का 160%। और आपको बताना क्या है, इन्हीं दोनों का रेशियो बताना है। तो इस चीज़ को लाइन के ऊपर जो देख रहे हैं आप वो कंपनी ए का इनकम है, और लाइन के नीचे जो देख रहे हैं ये कंपनी बी का इनकम है। कब, जब कंपनी ए का एक्सपेंडिचर 7 रुपीज़ और बी का एक्सपेंडिचर 8 रुपीज़ है, तो ए का इनकम हो जाएगा इतना, बी का इनकम हो जाएगा इतना। हमें इसी का तो रेशियो बताना है। तो क्या करेंगे, परसेंट वाला साइन कैंसिल हो जाएगा। ये 0 और 0 भी कैंसिल कर सकते हैं हम। 17 × 7, तो लाइन के ऊपर कितना बच गया, 119, और लाइन के नीचे कितना बच गया, 128। यही हमारा आंसर होगा। अब आप दिए गए ऑप्शंस को देखें, आप किस ऑप्शन में आपको ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, कैसा, 119:128, किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। देखिए आप कौन से ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, 119:128। 128:119 नहीं चलेगा, क्या चाहिए हमें, 119:128 चाहिए, और ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर होगा क्या, नन ऑफ दी। 119:128 ही चाहिए। जिस ऑर्डर में ये पूछा गया उसी ऑर्डर में जवाब देना है। क्या किए, इसी को एक्सपेंडिचर मान लिए, रेशियो दिया हुआ था तो इस टर्म को ही एक्सपेंडिचर मान लिए, और जब ये इतना है और प्रतिशत फायदा इतना है तो इनकम कितना होगा, इनकम के अंदर 7 का 100% तो होगा ही, प्लस 7 का 70% होगा। इनकम के अंदर क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट वाला पार्ट, और एक्सपेंडिचर है कितना, एक्सपेंडिचर का 100%, एक्सपेंडिचर का पूरा हिस्सा मतलब 100%, और प्रॉफिट कितना है 70%। तो इनकम कितना हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे, एक्सपेंडिचर का 100% और एक्सपेंडिचर के 70% को एक जगह कर देंगे तो एक्सपेंडिचर का 170% हो जाएगा। और आगे इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि 70% प्रॉफिट का मतलब है इनकम एक्सपेंडिचर का 170% होगा। तो यदि हम इसी को एक्सपेंडिचर माने तो इनकम हो गया इतना कंपनी ए का, कब, 2006 में। कंपनी बी का इनकम कितना हो जाएगा, तो 8 का 160%। परसेंट दोनों कैंसिल हो गया, 0 भी कैंसिल किए, 17 × 7 119 होता है, 16 × 8 128 होता है, तो 119:128 यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन में ढूंढ लेंगे कि कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बचे हुए क्वेश्चन में से देखिए आप कि क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसमें आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, 8 नंबर प्रश्न पढ़िए, और इसी बीच में आप ये जवाब दें कि क्वेश्चन नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन समझ में आया, यस या नो। ध्यान रहे 20% यदि प्रॉफिट होगा तो इनकम एक्सपेंडिचर का 120% हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर का 100% भी तो इनकम के अंदर शामिल होगा। इनकम के अंदर एक्सपेंडिचर का 100% भी शामिल होगा, और जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो भी शामिल होगा। ये बात मत भूलिए कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान हो। बी का 2003 में और 2004 में जो एक्सपेंडिचर है 25 लाख और 30 लाख है, और आपको बताना है व्हाट वाज द टोटल इनकम ऑफ कंपनी बी इन 2003 और 2004। बी का 2003 और 4 में जो एक्सपेंडिचर है वो 25 लाख और 30 लाख है। 8 नंबर बना रहे हैं, बात हो रही है कंपनी बी की। 2003 और 2004 में कंपनी बी का जो एक्सपेंडिचर है वो 25 लाख और 30 लाख है। 25 क्या चीज़ है, ये एक्सपेंडिचर है। EXP का मतलब हो गया एक्सपेंडिचर से। बताना क्या है, कंबाइंड इनकम बताना है। बी का 2003 में फ़ायदा कितना है, 50% का है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं, बाकी प्रश्नों में भी आएंगे। बी का 2003 में फ़ायदा कितना है, 50% का है। और बी का 2004 में फ़ायदा कितना है, 60% का है। हमें बताना क्या है, कंबाइंड इनकम। तो हमारा जवाब कैसा होगा, जब 50% का फ़ायदा होगा तो इनकम कितना होगा, जो भी एक्सपेंडिचर है उसका 150%।
तो बी का 2003 में जो इनकम होगा वो इतना 25 लाख का 150%। बी का 2003 में जो इनकम होगा वो इतना, और बी का 2004 में इनकम कितना होगा, फ़ायदा हो रहा है 60%, तो जो भी एक्सपेंडिचर है उसका 160%, जो भी एक्सपेंडिचर है उसका 160%। जब 60% फ़ायदा होगा तो जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर का 160% होगा। इन दोनों को जोड़ देना है। देखिए किसी भी फिगर का 150% का मतलब होता है उसका 1.5 गुना। किसी भी फिगर का 150% का क्या मतलब होता है, उस फिगर का 1.5 गुना। 1.5 गुना मतलब 1.5 टाइम्स, और 125 लाख का 1.5 टाइम्स कितना होगा, 25 लाख में 25 लाख का आधा जो कि 12.5 लाख होता है, 25 लाख में 25 लाख का आधा ऐड करें, 25 लाख प्लस 12.5 लाख 37.5 लाख ही हो गया। और 30 का 160% कितना होगा, ये जीरो इससे कैंसिल किए, ये जीरो इससे कैंसिल किए, 48 लाख ही हो गया। अब आप इसको जोड़ दें, यही हमारा आंसर होगा। कितना आ जाएगा, 7 + 8 15 5 1, 3 + 4 7 + 1 8, जवाब होगा 85.5 लाख। अब दिए गए ऑप्शन में देखिए आप कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 85.5 लाख लिखा हुआ है, वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं हम लोग, तो 85.5 लाख दिख रहा है सेकेंड ऑप्शन में, तो सेकेंड ऑप्शन ही आंसर हो गया। 85.5 लाख किस ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में। देखिए आप क्या किए, 50% फ़ायदा हो रहा है तो इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50% फ़ायदा हो रहा है तो इनकम जो भी होगा एक्सपेंडिचर का 150% होगा। एक्सपेंडिचर हमें पता है, तो ये पता चल गया कि बी का 2003 में जो इनकम होगा 25 लाख का माने गुना 150%, और वैसे ही बी का 2004 में इनकम कितना होगा 30 लाख का 160%। अब इन दोनों को जोड़ दिए, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आया, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आया, जोड़ दिए तो 85.5 लाख हो गया, और यही हमारा आंसर है। यहाँ तक ठीक है। इसी प्रश्न को आप ऐसे भी बना सकते थे। आपसे क्या पूछा गया, इनकम पूछा गया। देखिए आप बी का एक्सपेंडिचर इतना है, प्रॉफिट होगा 12.5 लाख, ये हो गया ना बी का 2003 में इनकम। अब चलिए बी का 2004 में इनकम। इनकम होता है क्या है, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होगा, 30 का 60%, 18 लाख। ये देखिए आप, ये दोनों मिलकर के इनकम हो गया बी का 2004 में, और ये दोनों मिलकर इनकम हो गया बी का 2003 में। इसी को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो गया, 85.5 लाख। बाद वाला तरीका ज़्यादा आसान है, लेकिन पहले वाला तरीका क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि बड़े प्रश्नों में फिर उसी की जरूरत पड़ेगी, तो बेहतर है कि इसको तो समझे ही, उसको भी समझ लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और 10 बना चुके हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, छठा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी इन 2007 वेयर इक्वल। इसका क्या मतलब, 2007 में कंपनी ए और बी का एक्सपेंडिचर का जो रेशियो था वो 1:1 था, ऐसे समझे। क्वेश्चन नंबर 6 में है 2007 में, ध्यान दें 2007 में कंपनी ए और बी का जो एक्सपेंडिचर था वो इक्वल था, तो आप ऐसा कर सकते हैं कंपनी ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो था 1:1। ठीक है, अब इसके बाद बाकी का हिस्सा पढ़े। The expenditure of company A and B in 2007 were equal and the total income of the two companies was 48.8 lakh. What was the total expenditure of the two companies in the year 2007? हाँ, दोनों कंपनियों का जो टोटल इनकम है वो गिवन है, कितना, 48.8 लाख, ये दिया हुआ है 48.8 लाख। ठीक है, बताना क्या है हमें, कंबाइंड एक्सपेंडिचर बताना क्या है, कंबाइंड एक्सपेंडिचर बताएं। देखिए 2007 में कंपनी ए का फ़ायदा कितना था, 40%। ये सारा जो प्रॉफिट है वो क्या है, परसेंटेज में है। परसेंटेज लिखा हुआ नहीं, ऊपर लिख दिए परसेंटेज प्रॉफिट, तो ये सारा जो फिगर देख रहे हैं आप परसेंटेज में दिया हुआ है। 2007 में कंपनी ए को फ़ायदा हुआ 40% का, और बी को फ़ायदा हुआ है 65% का। अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, वो जो 48.8 लाख है इनकम, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए। अभी यहाँ पर ये नकली इनकम रख दें, नकली एक्सपेंडिचर रख दिए 100 लाख, कुछ भी रख सकते हैं, जो मर्जी रख दीजिए।
100 मान लीजिए एक्सपेंडिचर 100 यूनिट माने 40% का फ़ायदा हो रहा है तो इनकम होगा 140। जो भी एक्सपेंडिचर उसका 140% होगा। इनकम होता क्या है, एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर का जो प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर का जो 40% प्रॉफिट होगा दोनों जोड़ दिए तो सीधा एक्सपेंडिचर का 140% कर दिए। 100 का 140% कितना, 140, और यहाँ इनकम कितना होगा 165। अब आप इसको जोड़ दें तो आप ये पाते हैं कि कंबाइन इनकम हो जाएगा 305, और आप इधर इसको जोड़ दें तो कंबाइन एक्सपेंडिचर हो गया 200। तो आपको ये पता चला कि दिए गए इस मामले में आपको ये जानकारी मिल गई कि यदि कंबाइन एक्सपेंडिचर 200 है तो जो कंबाइन इनकम है वो है 305। और हमें अब ये पता चल गया कि दिए गए इस प्रश्न में कंबाइन एक्सपेंडिचर और कंबाइन इनकम का रेशियो ऐसा होगा। किसी भी दो चीज़ का रेशियो पता है और उनमें से एक पता है तो दूसरा फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। इनमें से एक पता है हमें, अब हमें इसको जानना है। ठीक है, तो ये बराबर कितना होगा, तो देखिए आप क्या करेंगे, इस 48.8 लाख का यूज कर लिया। देखिए 305 यूनिट बराबर इतना है तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 48.8 लाख ही था ना, देख लीजिए इन्फॉर्मेशन में एक बार, 48.8 लाख ही था ना। कंबाइन एक्सपेंडिचर कितना था, 48.8 लाख ही था। ठीक है, तो देखिए आप 8 लाख जो देख रहे हैं 305 यूनिट बराबर इतना है। 305 यूनिट बराबर इतना है तो 200 यूनिट बराबर कितना होगा, 305 यूनिट बराबर इतना है तो 1 यूनिट बराबर इतना है। ये जो रेशियो देख रहे हैं इसके 1 यूनिट का मतलब हो गया इतना। अब हमें चाहिए क्या, 200 यूनिट बराबर कितना, तो गुना कर देंगे किससे, 200 से। यही हमारा आंसर होगा। देखिए आप इस डेसिमल के बदले में, ये जो डेसिमल देख रहे हैं आप, इसके बदले में ये एक जीरो हम हटा सकते हैं। ठीक है, हटा दिए। अब हम इसको यदि हम 5 से कैंसिल करें तो 5 × 4 और 5 × 61 इतना होगा, 5 × 61 305 होता है। अब 61 × 8 करेंगे तो इतना आ जाएगा, 8 × 4 करेंगे तो कितना हो गया, तो जवाब है 32 लाख। यही हमारा आंसर होगा, 32 लाख। फिर से देखिए प्रश्न में ये दिया हुआ है कि 2007 में कंपनी ए और बी का जो एक्सपेंडिचर था वो इक्वल था, तो हम ये मान लिए कि रेशियो 1:1 है। हम ये मान लिए रेशियो क्या है, 1:1 है। ये जूम कर लिए, ठीक है, ये सब हटा दिए। ठीक है, 1:1 है। अब जब हम 1:1 एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट है उससे यही कंक्लूजन मिला, तो हम इसको 100 मान लिए और इसको भी 100 मान लिए, तो हमारा जो कंबाइंड एक्सपेंडिचर हो गया वो 200 हो गया। इस आधार पर 40% का फायदा हुआ है तो इनकम, ये नकली एक्सपेंडिचर एज्यूम किए तो नकली इनकम इतना हो गया यहाँ, और यहाँ इनकम हो गया इतना। तो आपको ये पता चला कि एक्सपेंडिचर कंबाइंड यदि 200 होगा तो इनकम कंबाइंड कितना है, 305 होगा। एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो मिल गया। पूछा जा सकता है आपसे कि दिए गए इस प्रश्न में एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो कितना, तो ये देखिए आप 200/300, 200:305 है, डिवाइड करेंगे, 5 से डिविजिबल है तो 5 × 4 20, और 65 से कैंसिल करेंगे तो 61 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि दिए गए इस प्रश्न में कंबाइंड एक्सपेंडिचर और कंबाइंड इनकम का जो रेशियो है वो 40:61 होगा। अब इसी रेशियो का हम इस्तेमाल किया, उसमें से एक चीज़ पता है, मैं दूसरा फाइंड आउट करना है। तो 305 यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू मिल गया। ये जो रेशियो इस्तेमाल हो रहा है इसके 1 यूनिट का वैल्यू मिल गया। मैथमेटिकल पजल में आपको ये रेशियो से रिलेटेड चीज़ समझाएं। 1 यूनिट बराबर इतना है तो हमें 200 यूनिट का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर ये 200 था तो वो जीरो गया कहाँ से, यहाँ पर जो डेसिमल था उसको हटाए और उसके बदले में ये जो डेसिमल था उसके बदले में ये जीरो कैंसिल किए। समझ रहे हैं? फिर से देख लीजिए आप, यहाँ पर ये इतना सा जो स्टेप्स है इसको फिर से दिखा दें। देखिए आप, ये जो 48.8 लाख है, 305 यूनिट बराबर इतना है, तो ये जो रेशियो यहाँ इस्तेमाल हुआ है इसके 1 यूनिट का वैल्यू इतना आ गया। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 200 यूनिट बराबर कितना, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 32 लाख। आप अपने तरीके से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो 32 लाख की आंसर हो गया। यही है क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब। एक्सपेंडिचर का रेशियो की तरफ इशारा किया गया, प्रतिशत फ़ायदा हमें इस चार्ट से उठा लेना है, तो ये नकली एक्सपेंडिचर रखेंगे तो नकली इनकम मिल गया, उससे हमें ये रेशियो मिल गया। ख्याल रखिए बेशक ये एक्सपेंडिचर और इनकम नकली है, लेकिन ये जो रेशियो आपको मिला ये असली है। अब जब ये रेशियो मिल गया और उसमें से किसी भी रेशियो का एक चीज़ पता है आपको तो दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले भी सीखे कि राम और श्याम की सैलरी का रेशियो आपको पता है
राम और श्याम की सैलरी का रेशियो पता है 4:5, और यदि श्याम की सैलरी दी गई है कि 20,000 है तो राम की सैलरी कितनी, तो क्या करेंगे 5 यूनिट पावर 20,000 तो 1 यूनिट पावर 4,000, तो 4 यूनिट पावर कितना 16,000। तो किसी भी दो चीज़ का रेशियो पता हो, उनमें से कोई एक पता हो तो दूसरा हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 10 बना चुके हैं आप। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, 7वां प्रश्न पढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, ध्यान रहे इनकम एक्सपेंडिचर पर आधारित प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, और बैंक में भी क्या काम करेंगे आपको इसी से मतलब है, एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड चीज़ों को डील करेंगे आप। तो ऐसा प्रश्न आपको, ये जो प्रश्न है ये इसलिए महत्वपूर्ण है आपके लिए क्योंकि बैंक में भी काम आपको यही करना है, इस वजह से कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड। और 10 क्वेश्चन तो डीआई का रहेगा ही, तो उन 10 क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है ये ठीक से सीख लेना है। और जब तक लॉजिकली आप सॉल्व करना नहीं जानेंगे तब तक आप नए प्रश्नों से नहीं टकरा सकते। क्वेश्चन नंबर 7 बनाने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, बी का 2004 और 2005 में इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:5। बी का 2004 और 2005 में इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:5। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। If the income of company B in 2004 and 2005 were in the ratio of 3:5, ध्यान दें इनकम का जो रेशियो है वो क्या है 3:5 है। तो बताना है एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा। इनकम का रेशियो जान रहे हैं आप, और आपको बताना है एक्सपेंडिचर का रेशियो। इस बार इनकम का रेशियो दिया हुआ है और हमें बताना है एक्सपेंडिचर का रेशियो। बी का 2004 में जो फायदा हुआ है कितना 60% का। बी का 2004 में जो फायदा हुआ है 60% का, और 2005 में बी का जो फायदा हुआ है वो 50% का। ठीक है, आपको क्या चाहिए एक्सपेंडिचर का रेशियो। बहुत आसान है कैलकुलेट करना। क्या करना है वो देखिए आप, 50% का फायदा हुआ है तो 100 में 50 जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। क्यों करते हैं ऐसा वो भी बताएंगे। 50% का फायदा हुआ है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है, प्रतिशत फायदा इस 60 से उठा लिए, और ये 50% का इधर फायदा हुआ है तो सामने वाले कॉर्नर पर 150 लिख दिए 100 में ऐड करके, क्योंकि फायदा हुआ है इसलिए। नुकसान होता तो माइनस करके लिखते हैं। यहाँ भी 60% का फायदा हुआ है तो 100 में 60 जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद क्या करें, ये जो 3 है उसको उठा के सीधा ला के इसके सामने गुना कर दें, और ये जो 5 है इसको यहाँ ला के गुना कर दें। क्या मिला आपको, ये मिल गया एक्सपेंडिचर का रेशियो। इनकम का रेशियो पता है, प्रतिशत फायदा पता है, सीधा एक्सपेंडिचर के रेशियो पर हम ऐसे आ सकते हैं। क्यों किया ऐसा उसके बारे में भी बताएंगे। अभी क्या किए, 100 में 50 जोड़ के यहाँ लिख दिए, 100 में 60 जोड़ के यहाँ लिख दिए, इसको उठा के यहाँ ले आए और इसको उठा के यहाँ ले आए। अब आप कैंसिल कर दीजिए, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 को कैंसिल कर सकते हैं, 5 × 3 15, और अल्टीमेटली जब सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 9 हो गया, और दूसरी ओर आ गया 16। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा, तो जवाब यही है। क्या कहेंगे 9:16, 9:16। क्या किए वो देखिए आप, पहले तो प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। इनकम का रेशियो दिया हुआ हो, प्रतिशत फायदा दिया हो, तो हम एक्सपेंडिचर के रेशियो तक कैसे आते हैं। 50% का फायदा हुआ है तो 100 में 50 जोड़ के यहाँ लिख दिए तो 150 लिखे। 60% का फायदा हुआ है तो 100 में 60 जोड़ के सामने वाले कॉर्नर पर लिख दिए। ठीक है, इस 3 को उठा के यहाँ ले आए और इस 5 को उठा के यहाँ ले आए। अब इसी का जो रेशियो होगा वही रिक्वायर्ड रेशियो है, उसी रेशियो की हमें ज़रूरत है, वही हमसे पूछा गया है। तो आंसर क्या है 9:16। अब एक बार ये बताते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं हम, ठीक है, और उसके बाद फिर वापस यही चीज़ करके दिखाएंगे, है ना। तो चलिए वो क्यों करते हैं वो भी समझना जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर बड़े प्रश्नों में दिक्कत आ जाएगी। देखिए आपको याद होगा पीछे की क्लास में आपको बताया गया है कि इनकम पता हो, प्रतिशत फायदा पता हो तो हम एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बताया मैं आपको पीछे की क्लास में। इनकम पता हो, प्रतिशत फायदा पता हो तो हम एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट करते हैं। थोड़ी देर के लिए ये जो इनकम का रेशियो वाला टर्म देख रहे हैं ना, इसी को इनकम मान लें। तो आप ये जूम करें कि बी का 2004 में इनकम था 3 रुपीज़ और बी का 2005 में इनकम था 5 रुपीज़, और ये जो इनकम देख रहे हैं कब है 60% जब फ़ायदा हुआ है तब है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकम आपको दिखाई दे रहा है, इस इनकम के अंदर
एक्सपेंडिचर का 160% है। बताया गया आपको जब 60% का फायदा हो रहा है मतलब जो भी इनकम होगा वो 160% होगा एक्सपेंडिचर का। ये एक्सपेंडिचर का 160% है, ये एक्सपेंडिचर का 160% है। तो ये जो देख रहे हैं ये एक्सपेंडिचर का 1% हो गया। पूरा पूरा एक्सपेंडिचर चाहिए तो गुना कर देंगे 100 से। ये बी का 2004 में यदि इनकम 3 रुपीज़ है, बी का 2004 में यदि इनकम 3 रुपीज़ है तो बी का 2004 में जो एक्सपेंडिचर होगा वो इतना होगा। तो चलिए इसको लाइन के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, क्या ये लाइन के ऊपर, ये जो देख रहे हैं आप ये लाइन के ऊपर क्या है, बी का 2004 में जो एक्सपेंडिचर है वो ये है। अब देखिए आप बी का 2005 में इनकम है ये 5 रुपीज़ और फायदा हुआ है 50% का। तो क्या कहेंगे, ये जो इनकम देख रहे हैं ये एक्सपेंडिचर का 150% है, यह जो इनकम देख रहे हैं वो एक्सपेंडिचर का 150% है। तो ये जो 5 दिखाई दे रहा है आपको ये एक्सपेंडिचर का 150% है। तो एक्सपेंडिचर का 1% ये हो गया। बी का 2005 में जो एक्सपेंडिचर है उसका 1% आपके सामने है। बी का 2005 में जो एक्सपेंडिचर है उसका 1% आपका सामने है। कब, जब हम मान लिए कि बी का 2005 में इनकम है 5 रुपीज़, तब किसी भी फिगर का 1% पता है आपको, पूरा पूरा फिगर चाहिए तो 100 से गुना करना पड़ेगा। क्या मिला, बी का 2005 में यदि इनकम 5 रुपया है तो बी का 2005 में एक्सपेंडिचर कुल मिला के इतना हो। अब हमें बताना क्या है कि बी का 2004 में जो एक्सपेंडिचर है, बी का 2005 में जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो बता दीजिए। तो आप क्या पाते हैं, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया। फिर आपको क्या लिखना होगा, फिर आप लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 160 मल्टीप्लाई बाय, जब आप फ्रैक्शन में फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, ये उलट जाएगा, ये इधर हो जाएगा ऐसा, 150 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। मतलब लाइन के ऊपर क्या दिखाई दिया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 150, लाइन के ऊपर क्या देख रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 150, 3 मल्टीप्लाई बाय इतना प्लस 100, ये है लाइन के ऊपर। लाइन के नीचे क्या देख रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय इतना प्लस 100, 5 मल्टीप्लाई बाय 160। तो लाइन के ऊपर आपको ये दिखाई दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 150, उसको 150 मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हैं। और लाइन के नीचे क्या दिखाई दिया, 160 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम इतना क्यों लिखे, हम सीधा यही क्यों ना लिखे, यही वजह है क्या किए, ठीक है, ये 160, यही वजह है कि सीधा ये स्टेप्स लिख दिए कि 150 मल्टीप्लाई बाय 3 और दूसरी ओर राइट साइड में क्या है 160 मल्टीप्लाई बाय 5, उसी का जो रेशियो होगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए ये इनकम है तो यह जो इनकम है एक्सपेंडिचर का 160% है, तो एक्सपेंडिचर का 1% मिल गया, पूरा पूरा एक्सपेंडिचर हो गया 100 से गुना किए। वैसे ही बी का 2005 का इनकम यदि 5 रुपया है तो ये 5 एक्सपेंडिचर का 150% है, तो एक्सपेंडिचर का 1% जान गए, पूरा पूरा एक्सपेंडिचर ये 100 से गुना किए। और देखिए आप किसी भी दो फिगर को कंपेयर करना है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसका दोनों का पूरा पूरा ही रखिए, 100% नहीं रखना है, आप 1% से भी तुलना कर सकते हैं। राम की सैलरी और श्याम की सैलरी का रेशियो क्या, तो राम की सैलरी का 1% और श्याम की सैलरी के 1% का जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, वही राम और श्याम की सैलरी का रेशियो होगा। किसी भी दो चीज़ का जो रेशियो चाहिए, जरूरी नहीं है कि हम दोनों का 100% रखें, दोनों का हम 1% भी रख देंगे तो उसका जो रेशियो होगा वही रिक्वायर्ड रेशियो होगा। तो क्या किए, तो ये 100 कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि किसी भी दो फिगर का रेशियो चाहिए तो 1% से भी काम चल सकता है। तो बी का 2004 में जो एक्सपेंडिचर है उसका 1% इतना है, बी का 2005 में जो एक्सपेंडिचर है उसका 1% इतना है। और जब आप फ्रैक्शन में फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो ये वाला फ्रैक्शन उलट जाएगा, उलट जाने की वजह से ऐसा सीन आ जाएगा। और इस सीन में आप क्या देख रहे हैं, 150 मल्टीप्लाई बाय 3 और दूसरी ओर क्या देख रहे हैं, 160 मल्टीप्लाई बाय 5 देख रहे हैं। तो क्यों ना हम ये काम सीधा करें, क्यों ना ये जो चीज़ देख रहे हैं आप ये सीधा हम लिख दें। यही वजह है कि लास्ट में जो स्टेप्स दिख रहा है आपको ये काम हम शुरू में ही लिख दें, है ना, तो ज़्यादा आसान होगा। क्या सीख रहे हैं आप, इनकम का रेशियो दिया हुआ हो, प्रतिशत फ़ायदा दिया हो, तो हम एक्सपेंडिचर का रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्या कि 50% का फ़ायदा हुआ है तो 100 में 50 जोड़ के यहाँ लिख दिए, 60% का यहाँ फ़ायदा हुआ है तो 100 में 60 जोड़ के यहाँ लिख दिए। अब इस 3 को ला के यहाँ गुना कर दिए, सीधा ले आए, और इस 5 को ला के यहाँ गुना कर दिया। इन दोनों का जो रेशियो होगा यही हमारा आंसर होगा। और यही सॉल्व करने के बाद लास्ट स्टेप के रूप में आया, कैंसिल वगैरह करने के बाद 9:16, और यही हमारा आंसर है। ध्यान रखिएगा, इनकम का रेशियो दिया हो, प्रतिशत फ़ायदा दिया हो, तो हम एक्सपेंडिचर का रेशियो पलक झपकते के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे लाए वो भी समझाए, और आगे भी ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आगे भी कई बार ये चीज़ समझाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि आपको समझते जाना है, और नहीं समझ में आया तो आपको बताते भी जाना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। कौन सा पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि क्वेश्चन नंबर 10, 7, 6 और 8 का जो एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा गया, 10, 7, 6 और 8 में कहीं कोई दिक्कत किसी को? मतलब 6, 7, 8 और 10 तो बना चुके, 6, 7, 8, 10 में कोई प्रॉब्लम? आप लोग ये मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। आप ये बताएं कि 6, 7, 8 और 10 में कोई प्रॉब्लम, और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो चुप नहीं रहना है, फिर सीख नहीं पाएंगे। विदुषी जी आप चेक कीजिए, हर्षित जी का जवाब आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। विदुषी जी का जवाब आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। कंपनी ए का टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, इन सारे वर्षों में कुल मिला के 76.5 लाख है। सारे वर्षों में का मतलब क्या? 2002 से लेकर के 2007 तक। और बताना क्या है? टोटल इनकम इन सारे वर्षों में कुल मिला के कितना रहा। बात हो रही है कंपनी ए के बारे में। 2002 से 2007 तक कंपनी ए का जो कंबाइंड एक्सपेंडिचर है वो 76.5 लाख था। एक बार फिर से आंकड़ा देख लीजिए, 76.5 लाख ही है ना। कंपनी ए का 2002 से लेकर के 2007 तक कुल मिला के जो एक्सपेंडिचर है वो 76.5 लाख है। बताना क्या है? कुल मिला के इनकम कितना। ध्यान रहे ये एक्सपेंडिचर है, और हमें बताना क्या है? इनकम बताना है। कब का इनकम बताना है? 2002 से लेकर 2007 तक का। ये क्या है? कंबाइंड एक्सपेंडिचर है। 2002 से लेकर 2007 तक का टोटल एक्सपेंडिचर इतना है, और हमें बताना क्या है? 2002 से लेकर के 2007 तक का टोटल इनकम बताना। क्या चाहिए हमें? हमें ये चाहिए कि इन सारे वर्षों में कुल मिला के कितने प्रतिशत का फायदा हुआ। प्रश्न किससे रिलेटेड है? कंपनी ए से रिलेटेड है। इन सारे वर्षों में कुल मिला के कितने प्रतिशत का फायदा हुआ। इन सारे वर्षों में ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट कितना रहा। मान लीजिए इन सारे वर्षों में ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट रहा 60%, मान लीजिए, तो फिर हमारा जवाब क्या होगा? 76.5 लाख का 160%, ये जवाब हो जाएगा। कब? जब ओवरऑल इन सारे वर्षों में कंपनी को फायदा हुआ है कितना? 60%। तो 61% फायदा हुआ है मान लीजिए, तो ओवरऑल इनकम कितना होगा? तो जो भी कंबाइंड एक्सपेंडिचर है उसका 161%। समझ रहे बात को? अब लेकिन हमें ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट कितना रहा, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। क्या चाहिए हमें? ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट, ये वाला फिगर चाहिए। वो तो बता रहे थे कि यदि 60 है तो ऐसा जवाब होगा, 61 है तो ऐसा जवाब होगा। आपके पास क्या दिया हुआ है? कंपनी ए का प्रति साल जो प्रतिशत फायदा है वो दिया हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि इस फिगर से क्या हम ओवरऑल प्रतिशत फायदा बता सकते हैं? जवाब है नहीं बता सकते। मन में बात आ सकती है, यदि हम इन सबको जोड़ दें, 5, 5, 10, 0, 1, 4, 1, 5, 7, 12, 6, 18, 2, 20, 3, 23, 6, 29 और 6, 35 जोड़ देंगे तो ये 350 आ रहा है। 350 आ रहा है। कितने फिगर्स का सम है? 6 का है। अब यदि मान लीजिए इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 इतना आ गया। तो क्या ये 58 एंड 1/3% ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट नहीं हुआ? तो जवाब है नहीं। फिर ये है क्या? ये है प्रतिशत फायदे का एवरेज। ये 58 एंड 1/3 क्या है? कंपनी ए का इन 6 सालों में जो प्रतिशत फायदा हुआ है उसका एवरेज ये है। आप कह सकते हैं कंपनी ए को इन 6 सालों में जो एवरेज प्रतिशत फायदा हुआ है वो ये है। प्रतिशत फायदे का एवरेज है तो एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट कर लीजिए, और हमें क्या चाहिए यहाँ पर? ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट। ये एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट है कंपनी ए का। इन 6 सालों में कंपनी ए को जो परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है उसका एवरेज है, तो हम क्या कहेंगे? ये एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट है। और हमें क्या चाहिए? ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट। इन 6 सालों में कंपनी ए को कुल मिला के कितने प्रतिशत का फायदा हुआ। ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट किसको कहते हैं? यदि मैं आपसे पूछे ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट क्या है वो देख लें आप। ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट या परसेंटेज प्रॉफिट का लें। ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट है क्या? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय 100। कुल मिला के जो प्रॉफिट हुआ है, कुल मिला के जो प्रॉफिट हुआ है
कुल मिला के जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसका कितना परसेंट है, टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट है, टोटल प्रॉफिट टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट है, यही ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट कहलाता है। किसे कहते हैं हम ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट? ठीक से देख लिया आप कि जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट है, यही कहलाएगा ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट। दिए गए वर्षों में जो कुल मिला के फ़ायदा हुआ वो लाइन के ऊपर रख देंगे, कुल मिला के जो पूंजी लगी उसको लाइन के नीचे रख देंगे और गुना कर देंगे 100 से, तो ये ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट और एवरेज ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट इसमें अंतर है। ठीक है, एवरेज ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट ये रहा और ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट के लिए हमें ऐसे कैलकुलेट करना है। अब प्रश्न उठता है कि क्या दिए गए आंकड़ों से हमें ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट मिल सकता है क्या? जवाब है नहीं मिल सकता। जवाब है दिए गए इन आंकड़ों से हम ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर सकते। मतलब अब हमारे पास ये फिगर है ही नहीं, और ये फिगर है ही नहीं तो हम यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन। आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन, नहीं डिटरमाइन कर सकते। कब डिटरमाइन कर पाते? जब हमें टोटल प्रॉफिट पता होता, टोटल एक्सपेंडिचर पता होता, तो ये ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, या दूसरा रास्ता भी एक था। ठीक है, दूसरा रास्ता क्या था? इसमें एक लाइन लिखा होता कि इन सारे वर्षों में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो इक्वल रहा है। यदि इन सारे वर्षों में कंपनी का एक्सपेंडिचर इक्वल रहा है, मतलब इन सारे वर्षों में कंपनी के एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:1:1:1:1:1 है, तो हम ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तब क्या होता, यदि ये लिखा होता है इन सारे वर्षों में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो समान रहा है, इक्वल रहा है, तो ये जो फिगर आप कैलकुलेट किए थे इन सभी को जोड़ने के बाद अब ये वैसी अवस्था में ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट हो जाता। कब? जब इन सारे वर्षों में कंपनी का एक्सपेंडिचर समान रहा है, तो ये जो एवरेज ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट देख रहे हैं ये ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट का भी काम करता। तो फिर आपको पता चल जाता ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट इतना हुआ है, तो फिर एक्सपेंडिचर इनकम कितना हो जाता, जो भी एक्सपेंडिचर दिया हुआ है उसका 158.1/3% हो जाता। ऐसा होता तो, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं है ना कहीं कि इन सारे वर्षों में कंपनी ए का एक्सपेंडिचर इक्वल रहा है। अब इस बात को समझने के लिए कि जो यहाँ पर ये चीज़ समझाया गया है उसको समझने के लिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए आप, फिर ज़रूरत पड़ी तो वापस लौटेंगे इस प्रश्न पर। ठीक है, मान लीजिए कंपनी पी के बारे में ये बताया हम आपको, इसमें कंपनी ए और बी का जिक्र है, तो सैम्पल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो अलग से कंपनी पी की बात कर ले। मान लीजिए कंपनी पी के बारे में आपको ऐसी जानकारी दी गई कि 2002, 2003, 2004 और 2005 में कंपनी पी का जो परसेंटेज प्रॉफिट रहा है वो ऐसा रहा है 40%, 60%, 80% और 30% रहा है। ठीक है, और इन सारे वर्षों में कंपनी पी के एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना रहा, तो ये दिया गया एक्सपेंडिचर का रेशियो ऐसा रहा है, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है और ये प्रतिशत फायदा दिया गया। अब यदि हम आपसे पूछ रहे हैं कि ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट कितना रहा, ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट कितना रहा, तो अब आप जवाब दे सकते हैं। क्या करेंगे? 40 × 5 प्लस 60 × 3 प्लस 80 × 2 प्लस 30 × 1 डिवाइडेड बाय 5 + 3 + 2 + 1, जो एक्सपेंडिचर का रेशियो वाला टर्म है, ये होगा ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट। कितना होगा तो जरा साइड में जोड़ लेते हैं। ये 200 हो गया और ये 60 × 3 180 हो गया, 80 × 2 160 हो गया और 30 × 1 30 हो गया। इनको जोड़ते हैं, ये 0, 8 + 6 14 + 3 17 7 1 + 1 2 3 और 2 5 570 आया और लाइन के नीचे आ गया 11। 570 डिवाइडेड बाय 11, 11 × 5 55, 2 11 × 1 11, 9/11, तो ये हो गया ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट। कितना? 51 और 9/11% का फायदा हो गया। कैसे लाए?
इतना गुना इतना प्लस इतना गुना इतना प्लस इतना गुना इतना प्लस इतना गुना इतना, इस सबको ऐड करेंगे तो 40 इंटू 5 200, 16 इंटू 3 180, 80 इंटू 2 160 और 30 इंटू 130 ऐड किए तो इतना आ गया 570। एक बार टोटल कर ले कि टोटल में कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। 8 प्लस 6 14 प्लस 3 17 7 1 2 3 और 2 5, ठीक है। 570 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10 और 1 11 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो 11 गुना 5 55 2 बच जाएगा, 11 गुना 1 11 9 बच गया, 9 बच गया तो 9 लग दिए उधर, डिवाइडेड बाय 11 51 है 9/11%। ये है क्या, ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट। लेकिन यदि आप इसमें एवरेज ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट देखें तो 60 40 100 और 80 180 210 में भाग देंगे 4 से, 210 डिवाइडेड बाय 4 कितना, 4 इंटू 5 21, 4 इंटू 2 8, 2/4 52.5, 200 का आधा 50 और 10 का आधा 2.5, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा, क्या ये इन चारों का एवरेज ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट आया 52.5% और आप देख रहे हैं ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट आ गया कितना 51 एंड 9/11%, मतलब अराउंड 52%। यहाँ हम आपको अंतर दिखा रहे हैं कि ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट और एवरेज ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट में अंतर है। जब हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया होगा तो हम ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबको गुना के, ठीक है। इतनी बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर यदि एक काम और करें कि ये रेशियो चेंज कर दें, मान लीजिए हम आपसे कहें कि इन 4 वर्षों में जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है रहा है, इन चारों वर्षों में एक्सपेंडिचर इक्वल रहा है, एक्सपेंडिचर इक्वल रहा है तो रेशियो ऐसा हो जाएगा। अब ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, तो 40 इंटू 140, 60 इंटू 160, 80 इंटू 180 और 30 इंटू 130, इतना 210 डिवाइडेड बाई ये 4, 52.5 हो गया। वही आया जो इन चारों का एवरेज था। मतलब क्या देख रहे हैं आप कि जब एक्सपेंडिचर इक्वल होगा तो वैसी अवस्था में जो ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट होगा और जो एवरेज ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट है ये दोनों इक्वल हो जाए। एवरेज ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट और ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट में अंतर है। फिर एक प्रश्न कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एवरेज ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट और ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट सेम रहे, जवाब है हाँ। कब, जब एक्सपेंडिचर समान होगा तो जो एवरेज ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट होगा वही ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें एक लाइन लिखा होता है ना इस प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 9 में, कि इन सारे वर्षों में कंपनी ए का जो एक्सपेंडिचर था वो इक्वल था। मान लीजिए ऐसा लिखा होता तो हम लोग का काम आसान हो जाता। फिर क्या होता कि फिर जो ये एवरेज ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट देख रहे हैं यही ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट हो जाता। इन सारे वर्षों में कंपनी का एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:1:1:1:1:1 होता, तो इतना गुना इतना, इतना 1 गुना करते ना आप 1 इंटू इतना, तो क्या होता, ये इतना ही रह जाता और इतना डिवाइडेड बाय 6 करते तो यही आ जाता। बात समझ रहे हैं। ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट किसे कहते हैं, एवरेज ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट क्या है ये पता चला। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, कंबाइंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और कंबाइंड इनकम पूछा गया, और चूंकि हमारे पास ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट है ही नहीं और नहीं दिए गए आंकड़ों से हम डिड्यूस कर सकते हैं, तो उस प्रश्न का जवाब क्या हो गया, कांट बी डिटरमाइन, कि नहीं डिटरमाइन कर सकते। समझ रहे, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 से 10, याद है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 बनाइए, 11 से 15 बनाइए, जल्दी कीजिए। और आप ये बताइए क्वेश्चन नंबर 6 से 10 में जो बात समझाई गई वो समझ में आया, यस या नो। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 में जो बात आपको समझाई गई है वो आप समझ चुके हैं, हाँ या ना, ये बताएं। अब क्वेश्चन आपके सामने 11 से 15, दिए गए इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करें और प्रश्नों का जवाब दें, जल्दी कीजिए।
साउंड दो। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 बनाना है, क्वेश्चन लगाया जा रहा है, आप जल्दी जल्दी बनाते चलिए।
क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें। हाउ मेनी आर्टिकल्स वर सोल्ड बाय बोथ कंपनीज टुगेदर इन 2005। 2005 में इन दोनों कंपनियों के द्वारा कुल मिला के कितने आर्टिकल्स बेचे गए। 2005 से रिलेटेड इस वाले रो को देखना है। आपके पास जो लाइन ग्राफ में इंफॉर्मेशन है उसमें दो चीज़ों को देखना है लेफ्ट स्केल के साथ, दो चीज़ों को देखना है राइट साइड वाले स्केल के साथ। उसमें लिखा हुआ देखिए आप, परसेंटेज प्रॉफिट देखना है राइट साइड वाले स्केल के साथ और मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को देखना है लेफ्ट साइड वाले स्केल के साथ। जरा एक बार लाइन ग्राफ को फिर से देख लें। परसेंटेज प्रॉफिट देखना है राइट साइड वाले स्केल के साथ, राइट साइड वाला स्केल जो देखना है आप 0, 10, 20, 30 ऐसे चल रहा है, और लेफ्ट साइड वाला जो स्केल है उसको देखें 0, 5, 10, 15, 20 ऐसे चल रहा है। स्केल दोनों डिफरेंट है। तो आर्टिकल मैन्युफैक्चर्स के लिए देखना है लेफ्ट साइड वाले स्केल को और परसेंटेज सोल्ड के लिए देखना है राइट साइड वाले स्केल को। यदि आप ऐसा देखते हैं तो कुल मिला के जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ये है, मैन्युफैक्चर आइटम्स लाख में दिया हुआ है और उसके बाद ये परसेंटेज सोल्ड में ये फिगर दिया हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 में प्रश्न है कि 2005 में कुल मिला के कितने आर्टिकल्स बेचे गए। तो क्या करेंगे, 35 का 55% और 30 लाख का 40%, यही जोड़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का रफ वर्क हमारा कुछ ऐसा होगा, 35 का 55% प्लस 30 लाख का 40%। अब इसी को सॉल्व करना है आपको। 35 को 55 से गुना करेंगे तो कितना आएगा। देखिए आप दो अंकों को दो अंकों से गुना करना सीखे आप। 5 × 5 25 का 5 लिखे 2 कैरी के, ये ना, ये 5 और ये 5 गुना किए तो 25 का 5 लिखे 2 कैरी के, 25 और 15 40 + 2 42 का 2 लिखे 4 कैरी के, 5 × 3 15 + 4 19, तो ये हो गया 19.25 लाख। और ये 2 जीरो जो है कैंसिल हो गया, 12 लाख हो गया। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31.25 लाख। जवाब होगा 31,25,000। 31.25 लाख का क्या मतलब, 31,25,000। अब दिए गए ऑप्शंस को देखिए, किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है 31,25,000। ऐसा दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए ठीक से। हाउ मेनी आर्टिकल्स वर सोल्ड बाय बोथ कंपनीज टुगेदर इन 2005। 2005 में इन दोनों कंपनियों के द्वारा कुल मिला के कितने आर्टिकल्स बेचे गए। तो आप देखिए लाइन ग्राफ में 2005 में कंपनी ए का, कंपनी पी का जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स है वो कितना है, 35 लाख है। और पी का जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो ट्रायंगल वाला आइकन को देखें आप, वो 55% है। तो 35 लाख का 55% है ना, और 30 लाख का 40%, इसी को तो जोड़ना है। तो 35 × 55 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो इतना आया 19.25 लाख, और ये 12 लाख जोड़ दिए तो 31.25 लाख, 31,25,000। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब था। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी पी ओवर द ईयर्स। पी के द्वारा औसतन कितने आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर किए गए दिए गए वर्षों में। देखिए आप, पी के द्वारा औसतन कितने आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड किए गए, यही है ना पी, इसको ऐड कर लें। ध्यान रहे ये सारा फिगर लाख में दिया हुआ है, तो ये 0.5 लाख और ये 5 5 10 0 1 5 5 10 हो गया, 1 2 3 5 8 2 10 5 15 5 1 3 1 4 3 7 3 10 3 13 2 15 2 17, ये हो गया 175 लाख। एवरेज पूछा गया है। प्रश्न एक बार फिर से देखें, दिए गए वर्षों में पी का जो एवरेज, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी पी ओवर द ईयर्स। एवरेज नंबर एवरेज बताना है। तो इतने को डिवाइड कर दें किससे, 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 के जवाब में क्या लिखेंगे आप, 175 डिवाइडेड बाय 6। 6 फिगर्स का सम है ना, एवरेज कैलकुलेट करना है तो 6 से भाग देंगे। 175 डिवाइडेड बाय 6, 6 × 2 12, 5 6 × 9 54, 3/6 मतलब 29.5 लाख। कितना, 29.5 लाख, यही आया ना। 6 × 2 12, 5 6 × 9 नहीं, इतना नहीं आया। 6 × 2 12, 5 6 × 9 54, 1/6 लाख, 29 and 1/6 लाख, इतना आंसर होगा। 29.1/6 लाख। अब इसका मतलब ये हो गया 29,16,666.66। तो आप इसको क्या करें, राउंड फिगर रख लें तो 667 कर लीजिए, ये हो गया इतना अप्रोक्सीमेटली। 1 लाख का 1/6 पार्ट कितना होगा, 1 लाख का 1/6 पार्ट होगा 16,667। ठीक है, यही जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब।
अब आप क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय कंपनी क्यू इन 2004 फ्रॉम द ईयर 2002। क्यू के द्वारा 2002 में जो आर्टिकल बेचे गए और 2004 में जो आर्टिकल बेचे गए क्यू के द्वारा, वो 2002 की तुलना में कितना परसेंट ज़्यादा है। तो इन दोनों रो से रिलेटेड प्रश्न है। एक बार फिर से प्रश्न पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए एक बार फिर से प्रश्न पढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं आप। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय कंपनी क्यू इन 2004 फ्रॉम द ईयर 2002। वर्ष 2004 में क्यू के द्वारा जो आर्टिकल्स बेचे गए वो 2002 में क्यू के द्वारा आर्टिकल्स जो बेचे गए थे उसकी तुलना में कितना परसेंट ज़्यादा है। परसेंटेज इंक्रीज बताना। तो पहले तो ये देखें कि 2002 में आर्टिकल्स कितने बेचे गए। 30 लाख का 30% मतलब 9 लाख। 2004 में आर्टिकल कितने बेचे गए, तो 32.5 का 70%। देखिए आप इतना गुना 70 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये जो डेसिमल देख रहे हैं आप, इसके बदले में ये 0 हटा सकते हैं। तो 7 × 5 35, 3 7 × 2 14 प्लस 3 17 7 1 7 × 3 21 प्लस 1 22, इतना लाख। 2002 में क्यू के द्वारा आर्टिकल बेचा गया कितना, 9 लाख। और 2004 में क्यू के द्वारा आर्टिकल बेचा गया कितना, 22.75 लाख। प्रश्न आपसे क्या है, 22.75 लाख 9 लाख से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो आप इसमें से घटा दें, यह फिगर इस फिगर से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो ये फिलहाल कितना ज़्यादा है, तो इसमें से घटाए तो 13 9 22 होता है, तो 13.75 लाख। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 9 लाख से कितना परसेंट अधिक है। वर्ष 2004 में क्यू के द्वारा जो आइटम्स बेचे गए 2002 की तुलना में कितना परसेंट ज़्यादा है। किसकी तुलना में, 2002 की तुलना में। तो ये 13.75 कहाँ से आया, इन दोनों का डिफरेंस है। किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करना है, 2002 में जो बेचा गया उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ 9 लाख ले आए और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो ये सॉल्व करेंगे तो हो गया 1375 डिवाइडेड बाय 9, 152 एंड 7 बाई 9%। 22.75 लाख 9 लाख से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो 22.75 लाख 9 लाख से फिलहाल कितना ज़्यादा है, तो 13.75 लाख ज़्यादा है। किससे देखना है, 9 लाख के रिस्पेक्ट पे। तो उसको बेस फिगर बनाए और मामले को 100 के संदर्भ में व्यक्त करना है, प्रतिशत के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो गुना कर दिया 100 से, इसी को सॉल्व किए तो इतना आ गया। यही आंसर होगा 13 का जवाब। 2004 में जो क्यू के द्वारा आर्टिकल्स बेचे गए 32.5 का 70%, इतना ही आएगा। 32.5 लाख का 70% कैलकुलेट करेंगे, इतना ही आएगा। क्यों आएगा इतना, ये जो डेसिमल के बाद एक डिजिट है उसके बदले में हम ये 0 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 7 से गुना कर दिए, 7 × 5 35, 3 7 × 2 14 प्लस 3 17 7 1 7 × 3 21 प्लस 1 22, 100 से डिवाइड करेंगे तो 22.75 लाख आ गया। तो प्रश्न लास्ट में ऐसा ही हो गया कि 22.75 लाख 9 लाख से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो फिलहाल कितना ज़्यादा है वो लिख दिए, किससे, 9 लाख से। मामले को 100 के संदर्भ में व्यक्त करना है, गुना कर दिए 100 से। यही जवाब है क्वेश्चन नंबर 13 का। अब आप 14 देखिए, आप 14 पढ़िए, 14 का जवाब दे रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 से 15 में जो लाइन ग्राफ देख रहे हैं आप, ऐसा भी लाइन ग्राफ कई बार पूछा जा चुका है। आपके पेपर में भी ऐसा मिल सकता है क्वेश्चन, और जरूरी नहीं कि लाइन ग्राफ के रूप में हो, ये टेबल के रूप में भी ऐसा मिल सकता है क्वेश्चन, जैसा कि हम आपको बोर्ड पर दिखा रहे हैं टेबल। हो सकता है आपके पेपर में इस तरह के 2 या 4 कंपनियों का जिक्र हो और फिर उससे रिलेटेड प्रश्न हो। तो टेबल के रूप में रहेगा तो और आसान हो गया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो देखना है सीधा, जवाब देना है। लाइन ग्राफ के रूप में तो थोड़ी परेशानी है, इन्फॉर्मेशन देखना है उसके बाद जवाब देना है। तो जो जरूरी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन करना पड़ेगा आपको। 14 में देखिए, रिस्पेक्टिव रेशियो बताना है, नंबर ऑफ आर्टिकल नॉट सोल्ड बाय कंपनी पी टू दोज ऑफ कंपनी क्यू इन द ईयर 2002। देखिए प्रश्न है, वर्ष 2002 में कंपनी पी के द्वारा जो आर्टिकल्स नहीं बेचे गए और कंपनी क्यू के द्वारा जो आर्टिकल्स नहीं बेचे गए उसका रेशियो कितना है। तो 2002 में कंपनी पी के द्वारा जो आर्टिकल्स बेचे गए वो 40% है इसका, तो जो नहीं बेचे गए वो कितना होगा, 60% होगा। तो 2002 में पी के द्वारा जो आर्टिकल्स नहीं बेचे गए वो कितना है, 25 लाख का 60%, 25 लाख का 60%, ऐसा लिख दिया।
क्यू के द्वारा जो आर्टिकल नहीं बेचा गया, 30 लाख का 30% बेच दिया गया, तो किसी भी फिगर में से उसका 30% घटा लेंगे, उतना तो बेच ही दिया गया, तो जो नहीं बेचा गया वो कितना होगा, 30 लाख का 70%, 30 लाख का 70%। ये भी लाख में है, ये भी लाख में है, तो इसके पीछे वो 5 जीरो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 5 जीरो कैंसिल हो गया। ये परसेंटेज भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। ये 0 0 कैंसिल कर दिए, 6 और मल्टीप्लाई बाय 5 30, 5 × 5 25, तो बचा क्या, लाइन के ऊपर 5 बच गया और लाइन के नीचे 7 बच गया, तो 5:7 यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे आया, फिर से सुनिए। 25 लाख का 40% बेच दिया गया, 25 लाख में से 25 लाख का 40% घटा लेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा 25 लाख का 60%। और 30 लाख में से 30 लाख का 30% घटा लेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा 30 लाख का 70%। इसी का रेशो चाहिए। कैंसिल करने के बाद ये लास्ट में बच जाएगा कितना, 5:7। ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, 15 नंबर प्रश्न। कौन सा साल ऐसा था जब इन दोनों कंपनियों के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड जो आइटम्स थे वो सबसे ज़्यादा थे? किस साल इन दोनों कंपनियों का जो कंबाइंड मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स था वो सबसे ज़्यादा था? बहुत आसान प्रश्न है। देखिए आप, ये 25 लाख और 30 लाख जोड़ देंगे तो 55 लाख हो गया, और यहाँ भी ये 55 लाख ही है, यहाँ भी ये कितना है, 55 लाख ही है। 30 20 50 और 2.5 मिलके 5 हो गया, 55 लाख है। यहाँ भी 55 लाख है, यहाँ भी 55 लाख। यहाँ जो देख रहे हैं ये 62.5 लाख है, तो इन दोनों से तो ज़्यादा है, तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि 60 दोनों के बाद 62.5 लाख है। अब आगे देखिए, 35 और 30 जोड़ेंगे तो 65 लाख हो गया, इससे भी ज़्यादा हो गया, तो 2004 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसे देखिए आप, ये 62.5 लाख है, इससे ज़्यादा तो 65 लाख यहाँ दिख रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आ जाए इसमें, 30 और 35 लाख जोड़ेंगे तो 65 लाख हो गया, और यहाँ भी ये 65 लाख ही था, है ना, ये 30 और 35 लाख जोड़ दिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 2005 एवं 2007 ये दोनों आंसर होंगे। तो आंसर में ऑप्शंस में हम क्या ढूंढेंगे, ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के जवाब के लिए, क्या 2005 एंड 2007, ऐसा ढूंढेंगे। अब ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है वो देख लिया, 2005 एवं 2007 ये दोनों चीज़ चाहिए, 2005 एवं 2007 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। जो ऑप्शन हम ढूंढ रहे हैं नहीं मिलेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। जो ऑप्शन हम ढूंढ रहे हैं नहीं मिलेगा तो आंसर क्या मार्क करेंगे, नन ऑफ दीज होगा। इतनी बात समझ गए। बाकी का जो क्वेश्चन है वो अब अगली क्लास, कल वाली क्लास में पूरा करेंगे। तो आज इतना ही रहने दीजिए, आराम कर लीजिए। सैलरी पूरा हो चुका है, उसका और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना लें ताकि बिल्कुल आश्वस्त हो सके कि एग्जाम में जो प्रश्न आएगा उसको आप टाइमली बना पाएंगे, है ना। तो आज बस इतना ही। सहयोग के लिए धन्यवाद।